हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग राज्यसभा, लोकसभा और संसद की जितनी भी समितियां हैं इन सब को और सब समितियों के बारे में पूरी हम विस्तार से जानेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो नया संसद बन रहा है, जैसे कि आपको दिखेगा ये नया संसद है, राइट, ये बन रहा है अभी। हालांकि हमारे पास अभी जो काम हो रहा है इस वाले में हो रहा है, ये जो सर्कल वाला दिखाई दे रहा है इस वाले में, तो इसको हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि संसद का कार्य करने का तरीका क्या क्या है और कानून कैसे बनता है। तो एक बात पहले आप ये समझिए कि भारत का संसद जो है, पार्लियामेंट है, ये बनता कैसे है। देखिए, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये तीनों को मिला के भारत का संसद बनता है। राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों को मिला के भारत का पार्लियामेंट बनता है। ध्यान रखना है आपको। देखिए, ये अभी राज्यसभा के चिन्ह है, ये आपका अंदर का फोटो है, और ये लोकसभा का है, राइट। जनरली राज्यसभा की जो कारपेट होती है वो रेड कलर की होती है और लोकसभा की ब्लू कलर की होती है। इसके सिवाय इसमें फ़र्क ये होता है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, चेयरमैन, ये होते हैं उपराष्ट्रपति जो भारत के होते हैं। और लोकसभा में एक कोई भी होता है, वो एक लोकसभा का सदस्य ही होता है, लेकिन उनको बना दिया जाता है अध्यक्ष। शुरू में ही जब लोकसभा शुरू होती है उस समय बना दिया जाता है, राइट। तो हम नोट्स पे शुरू करते हैं, आर्टिकल को समझते हुए, एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे है पार्लियामेंट, संसद। भारत का संसद तीन चीज़ों से बनता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसको मिलाकर बनता है पार्लियामेंट यानी कि संसद। संसद के जन्म ब्रिटेन को कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम को। और संसद शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और हमारे देश में संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन हैं। और जो हमारे देश में जो संसद है, इसके निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। हालांकि राष्ट्रपति भवन का भी निर्माण, इंडिया गेट के आसपास का निर्माण इन्हीं लोगों ने किया, हर्बर्ट बेकर वगैरह ने और एडविन लुटियंस ने, इन्होंने ही किया है, राइट। और संसद की जो ताकत होती है कि वो किसी भी संधि को देश के किसी भी राज्य के साथ लागू कर सकती है, राइट। तो इस संसद के पास शक्ति होती है, ये ताकत होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संसद के बारे में बताया किसमें गया है। तो देखिए, भारतीय संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है कि भारत का एक पार्लियामेंट होगा, संसद होगा, उसके दो सदन होंगे, राइट। यह हमें बताया गया है आर्टिकल 79 में। और आर्टिकल 80 में बताया गया है कि राज्यसभा सबसे पहले होगा, राज्यसभा। तो देखिए, राज्यसभा में जो सीटें हैं इसके बारे में हम एक बार देख लेंगे बाद में। पहले समझिए कि राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 80 है। और इसके लिए अनुसूची 3 में बताया गया है, अनुसूची 3 में बताया गया है कि राज्यसभा का सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, राइट। सर माफ़ करना, अनुसूची 3 में तो शपथ है, अनुसूची 4 में बताया गया है राज्यसभा का सीटों का बंटवारा, ठीक है। अनुसूची 3 में शपथ है, जिसको लिस्ट बोलते हैं, राइट। लिस्ट 4 में बताया गया है कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा। एक्चुअली राज्यसभा में होता क्या है कि इसमें जो सदस्य होते हैं वो परमानेंट होते हैं और सभी राज्यों से आए होते हैं, इसको एमपी चुन के भेजते हैं। तो जो राज्यसभा है ना, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, उच्च सदन भी बोलते हैं। तो इससे कुछ उपनाम है, उसको पहले आप देख लीजिए, फिर मैं डिटेल में बताता हूँ। देखिए, राज्यसभा कुछ उपनाम है। सबसे पहले बोलते हैं अस्थायी सदन यानी कि परमानेंट सदन, ठीक है, परमानेंट हाउस। उसके बाद वरिष्ठ सदन यानी कि सीनियर सदन भी है, क्योंकि इसके जो उम्र होते हैं इनके लोगों की, वो कितनी होती है, 30 साल होती है, और लोकसभा में 25 साल होती है। कम से कम मिनिमम है, ऊपर तो कितना भी ज़्यादा हो सकता है। इसको उच्च सदन बोलते हैं, अपर हाउस। शिक्षित लोगों का सदन, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग होते हैं पढ़े लिखे होते हैं। अगला है द्वितीय सदन भी बोलते हैं इसको। प्रथम सदन तो लोकसभा को बोलते हैं, द्वितीय सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। और इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, मतलब इसको हम सोचे कि कभी भंग कर दे तो भंग नहीं कर सकते। और इनके चुनाव में ना हम प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में ना एमएलए भाग लेते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक बोलते हैं हम लोग। जो विधायक लोग होते हैं वो भाग लेते हैं। हम विधायक को चुनते हैं, हम लोग वोट करके, और विधायक जो हैं राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसीलिए हम इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, इनडायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें माफ़ करना, राज्यसभा कार्यकाल नहीं, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर सवाल ये आ जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो वो अनंत होता है, उसका कोई लिमिट नहीं कि इसको भंग नहीं कर सकते। भंग नहीं कर सकते तो ये कहाँ हुआ, ये भंग हो नहीं कर सकते, मतलब कि इसका कार्यकाल अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है राज्यसभा के कार्यकाल की, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि एक सदस्य का जो होता है चयन, वो 6 साल के लिए किया जाता है। एक सदस्य जो है 6 साल के लिए चुना जाता है इसमें, और लोकसभा में 5 साल के लिए होता है। लेकिन होता क्या है कि हर
2 साल में ना 1/3 लोग जो है चेंज हो जाते हैं, मतलब हर दूसरे साल में 1/3 जो लोग हैं इसमें 33% के आसपास जो लोग हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो इसके एमएलए हैं जो चुनाव करते हैं, सब विधायक लोग ही इनमें चुन के भेजते हैं इनको। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है संविधान के अनुसूची है, और अनुसूची 4 में सीटों का बंटवारा किया गया है। सबसे ज़्यादा सीट जो है यूपी के पास है, इतना आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे, यूपी के पास है, और दिल्ली के पास सीटों की संख्या 3 है। खैर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट है इसमें कि जो राज्यसभा है हमारे यहाँ, उसको इंग्लैंड वाले बोलते हैं वैसे ही उनके हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और यूएसए में बोलते हैं सेनेट। ये अमेरिका में बोलते हैं और ये बोलते हैं वैसे में, जैसे उनके पास भी राज्यसभा लोकसभा है उसके तरह से, राइट। और उसके बाद लोकसभा के लिए अलग नाम रखा है उन्होंने, वो हम अलग देखेंगे, क्योंकि उनके देश में भी 2 हाउसेस होती है। तो ये लोकसभा का हो गया, सही राज्यसभा का हो गया। तो राज्यसभा की ना सीटों की संख्या मैक्सिमम हम कर सकते हैं 250 कर सकते हैं, लेकिन अभी के समय में जो सीटों की संख्या है ना वो है 245 तक पूरा हो पाता है। कितना, 245 तक। इस 245 में से ना जो चुन के आते हैं वो 233 लोग आते हैं। अगर सवाल आपको मिल गया कि कितने लोग चुन के आते हैं, तो 233 अभी चुन के आते हैं, और 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हमने जान लिया था कि 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, जो अलग अलग सेक्टर में होते हैं, राइट। ये प्रक्रिया हमने आयरलैंड से लिया है कि 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जान लिया है राष्ट्रपति वाले में। इसके बाद हम देखते हैं लोकसभा के बारे में। एक्चुअली लोकसभा का आर्टिकल 81 है, 81 है, और लोकसभा का भी कुछ उपनाम है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। इसको निम्न सदन भी बोलते हैं, और जनता का सदन बोलते हैं, और प्रथम सदन बोलते हैं। ये इसके उपनाम है, ठीक है, इस नाम से भी। और इसमें हम प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट भाग लेते हैं, हम सीधा सीधा हम जाके एमपी को चुनते हैं, जो एमपी इसमें जाते हैं, राइट। और जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 25 साल चाहिए होता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, और राज्यसभा का 6 साल था, और लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। बात आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। अब लोकसभा और राज्यसभा का हल्का सा जो गैप है ना, हम देख लेते हैं दोनों में क्या हल्का सा फर्क है, हम देख लेते हैं हल्का सा। यहाँ पे देखिए, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते थे शुरुआत में, इसको हमने 1952 में बदल दिया था बाद में, ठीक है। और इसके सिवाय 1952 में था कि इसका चुनाव हुआ था, 1954 में हमने इसका नामकरण किया था लोकसभा। पहले इसको हम हाउस ऑफ पीपल बोलते थे। और जो राज्यसभा है ना, इसका पहले हम जब संविधान बना था उस समय इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे। बाद में हमने इसका नाम चेंज कर दिया था, 3 अगस्त 1954 को इसको हमने बोल दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि इसका कार्यकाल लोकसभा का 5 साल का होता है, और राज्यसभा का 6 साल का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 साल चाहिए, और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज जो है वो 30 ईयर्स चाहिए। लोकसभा में सीटों की संख्या जो है अधिकतम हो सकती है 552 तक, 552 तक लोकसभा में हो सकती है, और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 250 तक। ये 2026 तक के लिए तय किया गया है, ठीक है। तो ये 2 तो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन उनको बोलते हैं जिनके माता पिता यूरोप के थे उनको। अब तो इसको ख़त्म कर दिया गया है, हालांकि पहले ये था, ठीक है, लोकसभा में करने का। अब राष्ट्रपति इसको नहीं करेंगे, पर इसमें 12 लोगों को आज भी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जो हमने ये प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा का नाम लोकसभा 1954 में दिया गया, और राज्यसभा की भी राज्यसभा नाम दिया गया 1954 में। पहले इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा का, और लोकसभा का पहले नाम था हाउस ऑफ पीपल। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे थोड़ी सी और चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। देखिए, आर्टिकल 82 में बताया गया था ना, आर्टिकल 82 में, कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सीटों का बंटवारा दोबारा से किया जाएगा, क्योंकि हमें करना यह था कि हर 10 लाख की आबादी पे 1 सीट आवंटित करना था लोकसभा में। हर 10 लाख की आबादी पे 1 सीट आवंटित करना था, लेकिन ऐसा बहुत बार नहीं किया गया है, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया कि संविधान में एक संशोधन किया गया, संविधान में एक संशोधन किया गया, और इसमें यह तय किया गया कि 2026 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, जितनी सीट है इतनी ही रहने दिया जाएगा। और ये संविधान संशोधन नंबर 84वां था, 84th था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 2002 में किया गया था, राइट।
और इसमें क्या है कि संविधान में एक प्रावधान कर दिया गया कि जो भी लोकसभा की हमारी सीटें जैसे 552 हो सकती है मैक्सिमम, राज्यसभा की 250 हो सकती है मैक्सिमम, अधिकतम, है ना। तो इसमें हमने क्या कर दिया कि ये ऐसी ही बनी रहेगी 2026 तक, और 2026 के बाद बदला जाएगा। जैसा कि मैंने अभी न्यू बिल्डिंग आपको दिखाया था कि 2026 के बाद राज्यसभा और लोकसभा उसमें शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि इस वाले बिल्डिंग में बताया गया था कि अभी ये बन रहा है, अभी तैयार हो रहा है, ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसी वाले बिल्डिंग में उसको नया तय कर दिया जाएगा, राइट। तो इससे आप देखेंगे पुराना वाला संसद ये है, नया वाला संसद यहाँ पे बन रहा है, ये काफ़ी बड़ा सा बन रहा है, राइट। और यहाँ पे बाकी चीज़ें इसके बारे में थोड़ा सा लोकेशन दिया गया है। तो ये नए वाले संसद का लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो नया वाला संसद है यहाँ पे। खैर चलिए हम देखते हैं। तो ये बात यहाँ तय कर दिया गया था 84वें संविधान संशोधन 2002 में कि 2026 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, और जब 2026 में दोबारा से सीटों का समायोजन किया जाएगा, मतलब उसको बनाया जाएगा सीटों को हर 10 लाख की आबादी पे एक, तो उस समय ये किया जाएगा कि 2001 के जनगणना के हिसाब से किया जाएगा। 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से की जाएगी, ये बताया गया था 84वें संविधान संशोधन में। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 कहता है कि संसद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो किस तरीके से रहेगा, इसके बारे में। जैसे लोकसभा का 5 साल है, राज्यसभा का 6 साल है, इसके बारे में आर्टिकल 83 में बताया गया है। फिर आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 बताता है कि कौन जो है सदस्य बन सकता है। सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। दिवालिया का मतलब होता है कि अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज नहीं ले चुका हो, जितनी उसकी हैसियत है उससे ज़्यादा का कर्ज नहीं ले रखा हो, ज़्यादा कर्ज ना हो उसके ऊपर। और लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद से मतलब है कि वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, कोई भी नेता हो या विधायक हो या फिर मुखिया हो, ये सब लाभ का पद नहीं माना जाता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे MCD वगैरह में कुछ जीता हुआ हो कोई व्यक्ति हो, उसको हम लाभ का पद नहीं मानते हैं, ठीक है। मतलब संविधान नहीं मानता है, मैं तो लाभ का पद ही मानूंगा, मुझे पर्सनली मानना हो तो। अगला है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 को हमने हालांकि राष्ट्रपति के विधियों में भी जान लिया था। उनमें था संसद के सत्र के बारे में कि संसद का सत्र कैसे सत्रवाहन करना है, कैसे विघटन करना है, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। सत्र का मतलब बैठक होता है, आहूत का मतलब होता है सत्र बुलाना, और स्थगित का मतलब होता है कुछ समय के लिए कार्यवाही रोकना, ठीक है। स्थगित कर देना, माफ़ करना, स्थगित करना, ठीक है। शायद मैंने कुछ हिंदी गलत लिख लिया है, मेन आप शब्दों को सुनना, मैं भी कहीं कुछ लिखने में कई जगह पे मेरे से गलती होगा। इसमें मेन है कि कुछ समय के लिए संसद की कार्यवाही जो है, जो काम चल रहा है उसमें प्रक्रिया जो हो रही है उसको रोक देना, उसी को बोलते हैं स्थगित करना कुछ समय के लिए। लोकसभा और राज्यसभा में होता रहता है स्थगित कुछ समय के लिए। लोकसभा में जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, उनको स्पीकर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं। और राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं, जिनको कि हम सभापति बोलते हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और सत्रवाहन का मतलब होता है सत्र समाप्त कर देना, सत्वहन कर देना, सत्वाहन कर देना। और ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है सत्रवाहन, मतलब सत्र समाप्त करना। और विघटन या भंग करना, ये सब अगर करना हो तो सिर्फ लोकसभा का कर सकते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, उसको दोबारा से उसके चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। ये सब लोकसभा कर सकते हैं कि राज्यसभा का नहीं कर सकते, ये सब इसमें बताया गया है, राइट। अब संसद के सत्र के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सवाल मिलते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले कि संसद का सत्र जो है साल में 3 बार होता है। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन, ये 3 सत्र, बजट, मानसून और शीतकालीन 3 सत्र होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक को गैप भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने में ना एक बैठक का होना बिल्कुल कंपल्सरी है, मजबूरी है, इसको करना ही करना है, मैंडेटरी है ये, ठीक है। ये बात रखा गया है। सबसे पहले बजट सत्र आता है साल में, ये फरवरी से मई तक चलता है। सबसे बड़ा कार्य यही लंबा चलता है ये, फरवरी से मई तक। इसमें बजट पेश होता है और बाकी कानून वगैरह भी इसी में बनते हैं। मानसून सत्र जो है जुलाई से अगस्त तक चलता है, और शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर तक चलता है, और ये सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन से बनते हैं। इससे बहुत ज़्यादा कुछ जानने का नहीं है, बस इतना है कि साल में 3 बार बैठकें जनरली होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 बार ही होगा, कुछ इमरजेंसी हुआ तो अचानक भी बैठक बुला सकते हैं, वो एक नॉर्मल होता है, पर जनरली 3 बार बैठक होती है। साल में 2 बैठक तो होना जरूरी है ही, मतलब 6 महीने में 1 बैठक का होना जरूरी है। 2 बैठकों के बीच में अधिकतम जो गैप होता है, मतलब अधिकतम जो गैप हो सकता है कितना हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
और बाकी ये तीन जो है सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ा जो होता है बजट होता है, सबसे छोटा जो है शीतकालीन होता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब है आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 में है कि संसदों को जो अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति जी, ये उनका विशेष अधिकार। ये हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में जान ही लिया था कि संसदों को जो अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति जी, ये उनका विशेष अधिकार के बारे में इसमें बताया जाता है, इस वाले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि संसद के वीडियो में हमने जाना था ना, संसद वाले माफ़ करना, राष्ट्रपति वाले वीडियो में, कि राष्ट्रपति जी एक विशेष अधिकार होता है कि उनको अभिभाषण दे सकते हैं, अपना संदेश दे सकते हैं संसदों को। तो यही बताया गया इस वाले आर्टिकल में 86 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन 87 वाले में है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 87 वाला। ये भी हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में जान लिया था कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, जो कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठती है और दोनों के संयुक्त रूप से भाषण देते हैं। और एक भाषण कब देते हैं, विशेष अभिभाषण? दोनों का जब क्या होता है कि एक साथ बिठाते हैं, और प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक, जब हर साल की पहली बैठक होती है ना, उसमें ये देते हैं अभिभाषण, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या करते हैं कि जब लोकसभा नया नया चुन के आता है, आपको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, राइट। तो जब भी लोकसभा नया चुन के आता है, तो उस समय नए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बिठाते हैं। राज्यसभा तो खैर हमेशा रहती ही हैं, तो उन दोनों को कंबाइनली वो क्या करते हैं, कोई स्पीच डिलीवर करते हैं, उनके बारे में कुछ भी बातें होता है वो बोलते हैं, मतलब अपना संदेश देते हैं वो। तो जो उनका भाषण होता है ना, वो भाषण मंत्रिमंडल तैयार करती है, मतलब प्रधानमंत्री उनका मंत्रिमंडल, या आर्टिकल 74 ही बता रखा है पहले ही। राष्ट्रपति के पास ताकत तो बहुत है, लेकिन आर्टिकल 74 क्या करता है ना कि सारी की सारी ताकत उठा के मंत्रिमंडल को दे देता है। बोलता है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, उसका प्रधान जो होंगे प्रधानमंत्री होंगे। ये भी हमने प्रधानमंत्री वाले वीडियो में जान ही लिया है। तो वही राष्ट्रपति का जो भाषण तैयार करता है वो कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। और जो राज्यपाल होते हैं ना राज्यों में, उनका भाषण जो है राज्य सचिव तैयार करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 87 में यही है कि वो किसको अभिभाषण देते हैं, तो साल की पहली बैठक और नवनिर्वाचित जो होती है लोकसभा उसकी, और इनका भाषण तैयार करता है मंत्रिमंडल। ये बात ध्यान रखना है। अगला है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में बताया गया है कि संसद में महान्यायवादी तथा मंत्रियों के विशेष अधिकार की चर्चा की गई है। वैसे महान्यायवादी के बारे में हम जानेंगे, आर्टिकल 76 में है। वो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद में नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं महान्यायवादी के बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि उनके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया प्रीवियस वीडियो में भी, क्योंकि उनका एक बिल्कुल अलग से ही है। तो इसलिए मैं उनका आर्टिकल 87 में बताऊँगा, ऐसा माफ़ करना 76 में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी उन्हीं के बारे में बताया गया है कि संसद में बैठ सकते हैं, भाषण में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मत नहीं कर सकते। यही बताया गया है महान्यायवादी के बारे में, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। खैर, अगला है आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 कहता है कि जो राज्यसभा होगा ना, उसके सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। तो इनके बारे में ही बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति जो होंगे वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, मतलब तो लोकसभा के होंगे ना राज्यसभा के होंगे, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं वो। तो ये सवाल कई बार आता है कि किस सदन के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष जो है उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो होते हैं राज्यसभा के। लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा में जीत के आए हुए सदस्य होते हैं, कोई ना कोई जीत के आया होता है, फिर वही बनता है। जैसे अभी इस समय ओम बिरला जी हैं, इनसे पहले सुमित्रा महाजन जी थी, उनसे पहले मीरा कुमार जी थी, तो इस तरह से थे, है ना। लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी ना, वो मीरा कुमार बनी थी, ठीक है। और दूसरी जो थी सुमित्रा महाजन बनी थी। अब तक 2 ही महिलाएं जो है लोकसभा में अध्यक्ष बन पाई हैं, ठीक है। और मीरा कुमार बिहार से थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश से थी, ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल आ सकता है। और जो लोकसभा होती है उसकी पीठासीन होती है, उसकी बात हमें माननी होती है, मतलब जो भी उसमें सदस्य होते हैं उनको पीठासीन की बात हमें माननी होती है। राज्यसभा में, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। देखिए, जो सभापति होते हैं ना, सभापति, ठीक है, वो क्या होता है कि अपना काम करते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उनका काम कौन करता है, उपसभापति करते हैं। अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति नहीं है और राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उस समय इस काम को राज्यसभा के एक उपसभापति होते हैं वो करते हैं, या फिर करती हैं, कोई भी हो सकता है वहाँ पे। लेकिन
अगर दोनों ही नहीं हैं इनमें से, फिर क्या होता है कि जो राज्यसभा है ना उसमें सबसे 6 वरिष्ठ सदस्यों को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दिन का एक्सपीरियंस किसके पास है, और उम्र के हिसाब से नहीं होती है, ज्वाइन करने के हिसाब से। आपको पता है कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ना उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। और देखेंगे कि किसको ज़्यादा दिन से एक्सपीरियंस है इसमें, तो जिसको ज़्यादा दिन का एक्सपीरियंस होता है ना उन्हीं में से किसी 6 लोगों में से किसी एक को जो है उसमें क्या करते हैं, सभापति बना देते हैं और फिर वो करते हैं। लेकिन ये करता कौन है, राष्ट्रपति ही किसी एक को चुनते हैं 6 में से किसी एक को जो सबसे एक्सपीरियंस वाला है, और उससे ही फिर टेम्परेरी रूप से काम करना पड़ता है। फिर या तो उपसभापति या फिर सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति आ ही जाते हैं तो फिर हो जाता है। इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि जो सभापति हैं मतलब उपराष्ट्रपति जी हैं, अगर इनको इस्तीफा देना है तो इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। लेकिन उपसभापति को इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को नहीं देंगे, उस सभापति को दे देंगे। क्यों, क्योंकि जो उपसभापति होते हैं ना, उपसभापति उसी सदन के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से एक होते हैं। लेकिन ये उपराष्ट्रपति है तो किसी सदन के सदस्य नहीं होते, इसलिए ये राष्ट्रपति को देते हैं इस्तीफा, ठीक है। अगर कोई लोकसभा का कोई सदस्य है इस्तीफा देना चाहता है तो किसको देगा, लोकसभा का अध्यक्ष को दे देगा, सिंपल, ठीक है। यही बात इसमें बताई गई है। अब मैं संसद की कुछ कार्यवाहियों के बारे में आपको बता देता हूँ कि संसद की कार्यवाही किस तरीके से होती है, ठीक है। मतलब सुबह संसद में सुबह से शाम तक जो काम होता है वो किस तरीके से होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, संसद में जो काम होता है सुबह से शाम तक, सबसे पहले 11 बजे शुरुआत होती है और 11 से 12 में ना प्रश्नकाल को समय होता है। क्या होता है, प्रश्नकाल का मतलब कि इसमें ओरली प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन वो पहले ही इजाज़त ले लिया गया होता है। 5 सदस्य जो है सवाल पूछ सकते हैं और एक दिन में अधिकतम से अधिकतम 20 सवाल पूछा जा सकता है, राइट। और इसका जवाब जो भी मंत्री होते हैं उनको पहले से पता होता है, वो देते हैं, वो पहले बता दिया गया होता है, राइट। इसके बाद होता है अतार्किक प्रश्न, यानी कि रिटर्न में प्रश्न दिए जाते हैं, राइट। ये 270 प्रश्न तक हो सकते हैं और 10 दिन पहले सूचित किया जाएगा, और ये सब उनको पेपर में, मंत्री लोग को थोड़ी ना करना होता है, ये उनके डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो करके दे देते हैं और फिर बस उनको दे दिया जाता है, राइट। और अन्य ये होता है कभी कभी कि कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं ना कि जो 10 दिन से कम समय का हो, लेकिन कोई काम अचानक से हो गया, जैसे मान लीजिए कि अभी बिपिन रावत जी की मृत्यु हो गई, इसके बारे में कुछ हेलीकॉप्टर में कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, काफ़ी दुख की बात है, तो बहुत बुरा हो गया, ठीक है, देश के लिए, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जांच हो रही है, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होगी, जो भी दिक्कत होगा इसके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है काफ़ी ज़्यादा सबसे सेफ हेलीकॉप्टर माना जाता है, राइट। MI का, जैसे कि ये जो हेलीकॉप्टर है रूस का है और इसे दुनिया के लगभग 60 कंट्रीज यूज़ करती है। इवन मोदी जी भी इसी हेलीकॉप्टर से वो करते हैं। खैर जो भी है, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई काम अचानक होगा तो उसके बारे में कोई हम सवाल कर सकते हैं मंत्री से या फिर उससे जुड़े हुए मिनिस्टर से, तो ये काम अचानक भी कर सकते हैं ओरली, और अचानक से कुछ हुआ है तो ये ऐसे भी अन्य सूचक में ही आते हैं और ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। मंत्री के पास जवाब है तो है, नहीं है तो ठीक है, वो बाद में उसके बारे में पता करने के बाद दे सकते हैं, ठीक है। तो ये किया जाता है। फिर 12 से 1 में उनको लंच दे दिया जाता है, ठीक है। अब आप करना 12 से 1 से 2 में दिया था ना, 12 से 1 में तो शून्यकाल होता है। ये शून्यकाल नाम जो है ना ये मीडिया का दिया हुआ है। इस समय ना बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, सबसे ज़्यादा शोर आपको सुनाई देगा ना, सबसे ज़्यादा जो शोर शराबा होता है इसी वक्त में होता है, क्योंकि इस समय कोई रूल नहीं काम करता है। ये सबसे ज़्यादा शोर करते हैं और इतने गंदे तरीके से शोर करते हैं ना अपने पार्लियामेंट में जो कुछ लीडर्स हैं, राइट। कुछ एक ही करते हैं, सब नहीं, कुछ एक ही, उसकी वजह से पूरा मतलब बहुत बेइज्जती होती है इंडिया के उसकी कि यार इस कैसे संसद है, कैसे लोग हैं इस देश में। इसके और इसमें कोई कानून वगैरह पास नहीं होता है, सिर्फ चर्चा होती है और शोर शराबा ही होता है, इसमें बहसबाजी होती है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज़्यादातर शोर शराबा ही होता है, ठीक है। कोई भी पार्टी रहे विपक्ष में, वो ज़्यादातर पार्टियाँ ऐसे करती हैं और जो सरकार में होती है वो चुप कराने की कोशिश करती है, ठीक है। खैर, और 1 से 2 में इनको लंच टाइम दे दिया जाता है। फिर इसके बाद किया जाता है कि 2 बजे से 6 बजे तक मेन काम होता है, 2 से 6 बजे तक मेन काम होता है, जिसमें विधेयक, अलग अलग विधेयक आता है, प्रस्ताव आता है, उससे प्रश्न किए जाते हैं, उसके बाद चर्चा की जाती है, फिर उसको पास किया जाता है। और एक होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं समझिए। एक होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसमें क्या होता है ना, अगर कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है तो उससे खिलाफ लाया जाता है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव, इसको लाने के बाद में उस मंत्री को उसके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती है। हालांकि कुछ ऐसा जानकारी नहीं देगा जिससे देश से कुछ खुफिया चीज़ें हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं, सुरक्षा से चीज़ें, लेकिन बाकी चीज़ें जो है सरकार दे देती है इसके बारे में, इसलिए लाते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। सिंपल इसके बारे में ये जानना है ना कि अगर किसी मंत्री से किसी ने सवाल किया है किसी संसद ने
और उस मंत्री ने पूरी जानकारी नहीं दी है, तो उस सिचुएशन में विशेषाधिकार प्रस्ताव को लाया जाता है। अगला है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि कोई भी आपातकालीन विषय आ गया, जैसे करंट में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ ही आ गया, तो उसको ला सकते हैं स्थगन प्रस्ताव, और ये 50 लोगों की सहमति से लाया जा सकता है सदन में, ठीक है। तो ये काम आराम से किया जा सकता है, और ऐसे को बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। और ये क्या बोला कि ये 50 लोगों की सहमति से लाया जा सकता है, राइट। और फिर होता क्या है, इस पर 2 तरह से चर्चा होती है। एक होती है अल्पकालीन चर्चा। इसमें होता क्या है, कोई बहुत बड़ा इशू है, तो इसके बारे में क्या होते हैं कि 2 घंटे की चर्चा होती है उस विषय के बारे में, राइट। लेकिन विषय कैसा होना चाहिए, सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट का होना चाहिए महत्व, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बारे में होगा क्या कि अगर लोकसभा में है तो स्पीकर इसे क्या करेंगे कि 3 दिन का समय देते हैं हफ्ते में, कि 3 दिन इसके बारे में चर्चा की जाएगी हफ्ते में, ठीक है। 3 डेज इन अ वीक, मतलब स्पीकर के द्वारा। स्पीकर का मतलब होता है लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और राज्यसभा में है तो राज्यसभा का सभापति इस तरीके से इसको कर सकते हैं, दे सकते हैं। कि कोई बहुत बड़ा इशू है तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रस्ताव बोलते हैं, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर क्या होगा कि एक आधे घंटे की चर्चा होती है, कोई छोटा सा इशू है, सिंपल इशू है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं, पर आधे घंटे की चर्चा होती है इसके ऊपर, ठीक है। 30 मिनट्स की चर्चा होती है आधे घंटे की। तो इसमें क्या होता है कि ये भी पब्लिक इंटरेस्ट के बात होना चाहिए, सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए, और ये भी हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष के सहमति के बाद ही अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कि इस पर सहमति करना है, विषय सही है कि नहीं। और अभी 50 लोगों के सहमति से ही लाया जाता है, बात ध्यान रखना, बात एक ही है। तो एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव। ये धन्यवाद प्रस्ताव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये धन्यवाद प्रस्ताव जो है ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आता है। आर्टिकल 87 में बताया गया है ना कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा, इसके बाद इसे लाया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। इसको 50% से ज़्यादा से मतलब पास करना पड़ता है। 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, +1 होना चाहिए, तो इससे पास करना पड़ता है। लेकिन अगर ये पास नहीं हुआ ना तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, पूरे मंत्रिमंडल को। और इसके तुरंत बाद विपक्ष क्या कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरे सरकार को मतलब कि भंग कर दिया जाएगा, लोकसभा भंग कर दिया जाएगा और दोबारा से चुनाव किया जाएगा। ये चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से जो ये लाया जाना हो ना धन्यवाद प्रस्ताव, ये लाना ही होता है। और इसका मतलब ये है कि संविधान निर्माताओं ने इसमें ये किया है कि किसी भी पार्टी की जिसकी सरकार है, क्या उसके पास बहुमत है या नहीं, 50% ज़्यादा लोग उसके सहमति में है कि नहीं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसी को चेक करने के लिए इसको लाया जाता है। तो होपफुली आप इसको समझ गए होंगे कि धन्यवाद प्रस्ताव आएगा तो इसे पास करना जिम्मेवारी होगी सरकार की कि 50% से ज़्यादा से इसको पास करवाए। पास नहीं होगा तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, प्रधानमंत्री समेत सबको। और इसके बाद विपक्ष चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, ला ही देगी। अगर होगा तो विपक्ष तो ताक में रहती है कब ऐसा हो जाए। और फिर अविश्वास प्रस्ताव ला के और ये पास अगर हो गया तो चुनाव दोबारा से किया जाता है, लोकसभा भंग कर दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये धन्यवाद प्रस्ताव था। एक आता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ अगर ये पास हो गया ना, विपक्ष लाती है ज़्यादातर इसको, पास हो गया तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। और फिर इसके बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। क्या ला सकती है, अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव है ना, ये एक ही बार लाया जा सकता है, एक ही बार लाया जा सकता है एक सत्र में। जैसे आपको पता है ना कि साल में 3 सत्र होते हैं, तो एक सत्र में ये एक ही बार लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, इसको बार बार नहीं ला सकते। बात आपको ध्यान रखनी है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक ही बार इसे ला सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किसके खिलाफ पास हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था, ठीक है। अगला ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि जब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो जेपी कृपलानी लाए थे। जेपी कृपलानी काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, अगर आपने पहले का वीडियो देखा तो उसमें देखा होगा आपने। 1963 में लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में। ये जेपी कृपलानी लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में 1963 में, राइट। अविश्वास प्रस्ताव पहली बार अपने देश में, ठीक है। भारत और चीन युद्ध के बाद में जब इंडिया हार गया था तो उसके बाद ये लाए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था, 15 बार। ये बहुत ज़्यादा बार है। अब तक टोटल 27 बार ही आया है शुरू से अब तक, और 27 बार में 15 बार तो सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ ही आ गया था अविश्वास प्रस्ताव, राइट। और फर्स्ट टाइम बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ आया था
तो ये पास भी हो गया था, इनके खिलाफ पास हो गया था, मतलब प्रथम बार तो नेहरू के खिलाफ लाया गया तो फेल हो गया था, पास नहीं हुआ था यहाँ पे, है ना। लेकिन जो पास हुआ पहली बार वो फर्स्ट टाइम बीपी यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ पास हुआ था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अब तक टोटल 27 बार आया है, ये बात जब चाहे तो याद रख सकते हैं। अगला है कटौती प्रस्ताव। ये क्या होता है? कटौती प्रस्ताव ना इस 4 प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण कटौती। इसमें क्या करते हैं साधारण कटौती में, मतलब कि चर्चा समाप्त करते मतलब चर्चा खत्म करो, सीधा वोट करो और देखो अगर पास होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इसको यही करना पड़ेगा, है ना। तो सीधा सीधा साधारण कटौती में चर्चा समाप्त कर देते हैं और सीधा मतदान करते हैं, फिर उसके बाद फैसला हो जाता है कि क्या है, इसके पक्ष में कोई है कि नहीं है लोग। दूसरा क्या होता है कि घटकों में कटौती, मतलब कि विधेयक तो बहुत सारे हैं पर सब विधेयकों में से कुछ ही खास विधेयक को लेकर उसके ऊपर चर्चा करना, उसको बोलते हैं घटकों में कटौती, और कुछ खास विधेयकों पे ही चर्चा की जाती है। अगला है कंगारू कटौती। इसमें क्या होता है कि कुछ बिंदुओं पे ही चर्चा होती है, मतलब कुछ स्पेशल बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, फटाफट थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में, और फिर इसको सीधा वोटिंग करके पास कर दिया जाता है। ये चीज़ें होती हैं। अगर फेल होगा तो फेल हो गया। इसके बाद होते हैं गिलोटिन कटौती। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे पार्ट, कुछ ऐसे बिंदु जो छूट गए हैं लेकिन इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, तो उसको दोबारा से वापस कर दिया जाता है। गिलोटिन कटौती में इसको दोबारा से दिया जाता है इसके बारे में चर्चा करने का समय, इसको बोलते हैं गिलोटिन कटौती। तो 4 कटौती को आप देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो पॉज करके भी से आप देख सकते हैं। साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन कटौती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और फिर इसके बाद है आर्टिकल 90। हालांकि हमने उपराष्ट्रपति वाले में देख ही लिया था। आर्टिकल 90 में क्या है कि उपसभापति का पद अगर खाली हो जाता है या फिर त्यागपत्र दे देते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में, अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो इसकी शुरुआत सिर्फ राज्यसभा से हो सकती है, लोकसभा से नहीं हो सकती। ठीक है, और इसमें साधारण बहुमत से इनको हटाया जा सकता है, लेकिन इनको बताना पड़ता है। ठीक है, माफ़ करना आंसर नहीं, मतलब इनको 2/3 से करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत किससे होगी? राज्यसभा से ही होगी। अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो इसी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 91 में बताया गया है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की और अन्य व्यक्ति की शक्ति, मतलब कि अभी मैंने बताया था ना कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, मतलब सभापति नहीं है तो उपसभापति काम करेंगे, लेकिन वो भी नहीं है तो 6 वरिष्ठों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुनेंगे, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले 6 लोग हैं उनमें से किसी एक को, और फिर वही काम करते हैं इसके जो राज्यसभा काम होता है उसके बारे में। लेकिन मान लीजिए कि सभापति या उपसभापति को उनसे पद से हटाने का कोई विचार हो रहा है या उनके ऊपर महाभियोग चल रहा है, सभापति या उपसभापति कोई महाभियोग चल रहा है, उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, उस सिचुएशन में ये दोनों वहाँ पे मतलब कि बैठ के अध्यक्षता नहीं करेंगे, वो लोग साइड में रहेंगे, क्योंकि अध्यक्षता कोई और करेगा, क्योंकि अगर ये दोनों के ऊपर कार्रवाई चल रही है तो। देखिए, सभापति का मतलब है उपराष्ट्रपति, अगर इनको इनके पद से हटाना है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस सभापति को तो साधारण बहुमत से पास करके उसी संसद से हटाया जा सकता है, मतलब राज्यसभा से ही हटाया जा सकता है, ये बात वहाँ पे आसानी से है। लेकिन जब ऐसा होगा तो ये दोनों अध्यक्षता नहीं करेंगे, इसके बारे में बताया गया, पीठासीन नहीं होंगे वो। अगला है आर्टिकल 93। ये कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, इनके बारे में बताया गया है। नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के शक्ति के बारे में और उपाध्यक्ष के शक्तियों के बारे में बताया गया है। और ये दोनों के दोनों सदस्य होते हैं लोकसभा के, अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी, ध्यान रखना है। लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति जी। इसके बाद आर्टिकल 94 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना या पद से त्याग पत्र दे देना, पद से हटाया जाना, इन सब के बारे में है, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। फिर इसके बाद आर्टिकल 95, इसमें उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके कर्तव्य क्या होगा, उनको कौन कौन से कार्य करने होंगे, उनके पास कितनी शक्तियाँ होगी। जैसे बहुत सारी हम समितियाँ देखने वाले हैं, प्राक्कलन समिति, आकलन समिति, राइट, ये सब, और बोल सकते हैं कि लोक लेखा समिति, इन सब समितियों के जो गठन करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, तो इन सब के उनकी शक्तियों के बारे में सब कुछ बताया गया आर्टिकल 95 में। ये सब बनाएंगे तो कौन कौन सी शक्तियाँ होगी इनके पास में। और सेम बात यहाँ पे दोहराई गई है आर्टिकल 96 में कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उनको पद से हटाने का कोई मतलब प्रक्रिया चल रही है, उस समय वो लोग अध्यक्षता नहीं करेंगे, उन्हीं सदन में से किसी एक को बना दिया जाता है और फिर वही वो अध्यक्षता करते हैं, राइट। फिर आर्टिकल 97 ये बताता है कि सभापति तथा उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में, मतलब कि मेन इनके जो है ना वेतन के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों के ही, इन दोनों का जो सैलरी वगैरह होगा, भत्ते होगा, इसके बारे में आर्टिकल 97 में बताया गया है, राइट।
अगला है आर्टिकल 98। इसमें बताया गया है कि संसद का सचिवालय कहाँ पे होगा। संसद का सचिवालय से किस समय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, राइट। सरकार चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति देंगे तो इसको कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है, यही बताया गया आर्टिकल 98 में। अगला है आर्टिकल 99। इसमें बताया गया है कि सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो शपथ होता है लोकसभा के अध्यक्ष का, इन सब का, ये सब शपथ खुद ही लेते हैं, राष्ट्रपति इन सबको शपथ नहीं दिलाते हैं, मेंबर के सामने वो सब लोग शपथ लेते हैं, ठीक है। सबको शपथ वहाँ पे करना होता है, लेकिन इनको शपथ दिलाने राष्ट्रपति नहीं जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको, वरना इतने लोग को शपथ दिलाते हैं तो राष्ट्रपति जी पूरा थक जाएंगे। 500 कुछ लोग यहाँ मिल जाएंगे, 552 लोग, 50 लोग, 250 लोग, कितने लोगों को शपथ दिलाएंगे वो, इसलिए वो मेन लोगों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। इसके बाद है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में बताया गया है कि सदनों में मतदान रिक्तियों पे होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। जैसे मान लीजिए कि मानिए कि सब लोग प्रेजेंट नहीं हुए हैं, सब लोग प्रेजेंट नहीं हुए हैं, अगर बैठक शुरू करनी है लोकसभा या राज्यसभा की, तो कितने लोग का उपस्थित होना जरूरी है, 1/10। 1/10 का मतलब है कि मात्र 10%। अगर 10% लोग भी उपस्थित है, प्रेजेंट हैं, तो शुरू कर दिया जाएगा कार्यवाही। और वोटिंग भी 10% लोग अगर हैं तो भी शुरू कर दिया जाए, किसी भी विषय पे वोटिंग भी हो सकती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आर्टिकल 101। आर्टिकल 101 में बताया गया है कि कोई भी स्थान अगर खाली होती है, रिक्त होती है, तो उसे किस तरीके से भरा जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष का, राज्यसभा के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, और साथ ही साथ उपसभापति का, इसके बारे में बताया गया है, राइट। आर्टिकल 102 में इनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया, क्या क्या निर्धारिताएँ होनी चाहिए, क्या क्या इनमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये हमने जान ही लिया था, राइट, कि भारत का नागरिक हो। अगर राज्यसभा के लिए है तो उम्र 6 साल मतलब कि 30 साल कम से कम हो। अगर लोकसभा के लिए है तो मिनिमम उम्र 25 साल हो, इसके बारे में बताया गया है, राइट। फिर आर्टिकल 103 आता है, इसमें सदस्य की निहिरताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय किया गया है कि और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल जो मैंने इनके बारे में नॉर्मली दिखा दे कि आर्टिकल आपको लगे कि ऐसा नहीं कि मैंने इसके बारे में बताया नहीं। इसके बारे में मेन चीज़ें जो याद रखनी है ना, सब कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको पहले ही, कि क्या होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, मतलब अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा उसने कर्ज नहीं ले रखी हो, ठीक है, किसी लाभ के पद पे ना हो, यानी सरकारी नौकरी में ना हो, यही सब बातें इसमें बताई गई है 103 में। फिर 104 आता है। 104 में बताया गया है कि जब वो शपथ वगैरह लेते हैं आर्टिकल 99 का यूज़ करके, तो उससे निर्हित क्या किए जाएंगे, कहाँ कहाँ पे बैठ सकते हैं, किस तरीके से वोट दे सकते हैं, उनके वोटों की शक्ति किस तरीके से होगी, इन सब के बारे में बताया गया आर्टिकल 104 में। 105 में बताया गया है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ किस किस तरीके से होगी, इन सब के बारे में बताया गया है आर्टिकल 105 में। 106 में बताया गया सदस्यों का वेतन और भत्ता। इससे पहले हमने अध्यक्ष का जाना था, ये सदस्यों का है, जितने भी संसद वगैरह हैं, MP लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब के सैलरी जो होगा, वेतन जो होगा, भत्ता होगा, इसके बारे में बताया गया, भत्ते के बारे में, इन सब के बारे में, राइट। फिर आर्टिकल 107 है, इसमें बताया गया कि विधेयकों पर कि पुनः स्थापन और पारित किए जाने संबंध में उपबंध है, आर्टिकल 107 में। 108 में है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये बुलाता कौन है, राष्ट्रपति जी। ये राष्ट्रपति जी वाले वीडियो में हमने जान लिया था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस तरह से होती है। हालांकि अभी मैं आगे और दिखाने वाला हूँ, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा, ये भी बताऊँगा, ये जानना जरूरी है, ठीक है, अच्छी तरीके से। और फिर 109 आएगा, इसमें धन विधेयक के बारे में कुछ प्रक्रिया बताएगा, धन विधेयक किसको बोलते हैं। और 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, तो मैं आपको लिस्ट पे ही दिखाता हूँ चल के। तो देखिए 107 में क्या बताया गया है कि विधेयकों के पुनः स्थापन का प्रक्रिया किस तरीके से है, मतलब कोई भी अगर विधेयक आता है तो उसको पास हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 107 में। जैसे मानिए कि पहले एक ड्राफ्ट तैयार होगा, मसौदा तैयार होगा, फिर इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाया जाएगा। ये पास कैसे होगा, पहले पेश किया जाएगा, फिर इस पर चर्चा की जाएगी, फिर इस पर वोट किया जाएगा, फिर पारित हो जाएगा, फिर इसके बाद एक बिल बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे। ये ड्राफ्ट जो है बिल बन गया, मतलब विधेयक बन गया, और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर साइन कर देंगे, फिर एक कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, फिर ये लागू हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया के बारे में बताया गया आर्टिकल 107 में कि विधेयकों के पुनः प्रस्थान, राइट, प्रस्थापन के बारे में, ठीक है, इंट्रोड्यूस के बारे में, प्रस्थापन किस तरीके से किया जाएगा, और कोई भी विधेयक को पास करते कानून कैसे बनाई जाएगी, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 107 में, ठीक है। इसके लिए कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए, देखिए कुछ पावर के बारे में। जैसे मानिए कि लोकसभा है ना, बजट सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, और कोई भी धन विधेयक, मतलब धन विधेयक है तो धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति होती है कि उसको पास करें, मतलब उसको धन विधेयक है कि नहीं वो उसको करें। और धन विधेयक एक के बारे में शुरुआत सिर्फ हम लोकसभा में कर सकते हैं, इसी को शक्ति प्राप्त होती है धन विधेयक एक को,
धन विधेयक दो तरीके से होते हैं, हम आगे जानेंगे, आर्टिकल 117 में है ये। दूसरा है कि राज्यसभा। राज्यसभा ना आर्टिकल 312 का प्रयोग करके अखिल भारतीय सेवा का शुरुआत कर सकती है। ये अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, ये किसी राज्य के अंदर में भी जाके काम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सब क्या है? अखिल भारतीय सेवा है। ये सब की शुरुआत, अगर कोई नई सेवा शुरुआत करनी है इस तरीके से, तो राज्यसभा कर सकती है, जो किसी राज्य में भी जाके काम कर सकते हैं। जब राज्यों में आपातकाल लगा होता है ना, राज्यों में आपातकाल लगा होता है, या कोई राज्य कोई गलत कानून बनाया है, तो उसके लिए अगर कोई कानून बनाना है तो ये राज्यसभा ही बना सकती है, आर्टिकल 249 का यूज़ करके। तो ये शक्ति सिर्फ राज्यसभा को होती है, लोकसभा को ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। अगला है कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पे अगर महाभियोग चलाना है ना, वैसे महाभियोग नाम हमारे संविधान में है नहीं, लेकिन हम इसको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग ही बोलेंगे। तो यहाँ बोलते हैं महाभियोग, अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को शुरुआत करनी हो तो शुरुआत कहाँ से किया जाएगा? राज्यसभा से ही। लेकिन अगर राष्ट्रपति पे करना है तो लोकसभा से भी कर सकते हैं, राज्यसभा से भी कर सकते हैं, दोनों से ही कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए, मान लीजिए कि कार्यकाल समाप्त होने वाला है, कार्यकाल समाप्त होने वाला है किसी भी सरकार का, कोई भी सरकार है जिसके कार्यकाल समाप्त होने वाला है, मोदी जी हैं, इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और इन्होंने कोई कानून पास कर दिया है, और तब तक लोकसभा भंग हो गई, या फिर लोकसभा में वो विधेयक पास होकर राज्यसभा में चला गया है, या लोकसभा इनका कार्यकाल खत्म हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो जो नई सरकार चुन के आएगी ना, नई लोकसभा चुन के आएगी ना, उसे दोबारा से पास करके राज्यसभा में भेजना होगा, तभी उसे राज्यसभा पास करेगी। सिंपल बताता हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ छोड़िए इसे। देखिए, माने कि एक कानून है, लोकसभा से पास कर दिया गया, लोकसभा से पास हो गया है पहले, अब इसे कहाँ पास करना पड़ेगा? राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, तभी तो कानून बनेगा ना, तभी तो कानून बनेगा ये। तो लोकसभा से पास हो गया, तब तक पता है कि लोकसभा खत्म हो गया, लोकसभा मतलब कि भंग हो गया, या फिर 5 साल पूरा हो गया, दोबारा से चुनाव हो गया, तो अगली बार तो पूरे के पूरे सब लोग नए आते हैं ना, तो सब लोग नए आ गए। तो अगर लोकसभा से पहले पास होकर राज्यसभा में, राज्यसभा ने भी पास नहीं किया, तब तक सब कुछ हो गया, तो इसको पास नहीं किया जाएगा, इसको खत्म कर देगा, दोबारा से चला जाएगा ये, या फिर इसको फेंक ही दिया जाएगा। लोकसभा इसे क्या करेगी? दोबारा से अब मसौदा तैयार करेगी, दोबारा से इसे पास करेगी, और दोबारा से पास करने के बाद में फिर राज्यसभा भेजेगी, फिर राज्यसभा पास करे ना करे, राज्यसभा पास कर देगी, फिर जाके राष्ट्रपति इसे साइन करेंगे, फिर एक कानून बनेगा। यही प्रक्रिया इसमें होती है, ये बात आपको जनरल ध्यान रखना है। अगला है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में ना संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया, कंबाइंड सेशंस के बारे में बताया गया है। देखिए, संयुक्त सेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ में बैठक किया जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से होता है। अगर संयुक्त सेशन बुलाना है तो बुलाते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। कारण ये होता है कि दोनों सदनों में कोई गतिरोध है, मान लीजिए लोकसभा कुछ पास कर रहा है, राज्यसभा नहीं मान रहा है, या राज्यसभा कुछ पास करके बोल रहा है कि इसको करो, लोकसभा नहीं मान रहा है, दोनों में कोई दिक्कत हो रहा है, तो उसी विषय में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि एक संयुक्त अधिवेशन बुला देते हैं, ठीक है, कंबाइंड सेशन बुला देते हैं, ये आर्टिकल 108 का प्रयोग करके, उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, राइट। अब फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ बात समझ लीजिए कि कारण और क्या होता है कि हो सकता है कि एक ने पास किया और दूसरा पास नहीं कर रहा हो, या फिर एक का सुझाव दूसरा नहीं मान रहा हो, ठीक है, या फिर एक सदन ने पास कर रखा है उसको और दूसरा सदन जो है ना 6 माह से कुछ नहीं किया है उसके बारे में, ना उसको पास कर रहा है, ना उसको कुछ बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गए, राइट। तो ऐसा कुछ हो गया जाएगा, तब कंबाइंड सेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन कुछ विषयों पर नहीं मंगा सकते। पहला है धन विधेयक। धन विधेयक पर नहीं बुला सकते, क्योंकि आपको पता है कि धन विधेयक तो सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा में ही आता है, और लोकसभा पास कर देती है, तो उसको मेन पास ही माना जाता है, राज्यसभा को उसको शक्ति है नहीं। अगर राज्यसभा पास नहीं भी करेगी ना धन विधेयक को, तो 14 दिन में पास ही माना जाता है, 2 हफ्ते में पास ही माना जाता है, राज्यसभा पास करे या ना करे। लोकसभा ने अगर पास कर दिया है तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा है संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 का प्रयोग करके अगर संविधान संशोधन हो रहा है कोई, उस हालात में कंबाइंड सेशन मतलब संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, संयुक्त अधिवेशन उसमें नहीं बुला सकते। और किसी पे महाभियोग चलाना है तो भी हमें दोनों हाउसेस से अलग अलग 2/3 जो है बहुमत से पास करना पड़ता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में जान ही लिया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाले वीडियो में, कि अगर उनको पद से हटाना है तो 2/3 मेजोरिटी से हटाना पड़ेगा, और इसके लिए कंबाइंड सेशन हम नहीं कर सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकते। अब तक वैसे 4 बार हो चुका है, राइट। आगे हम उसको भी देख लेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, अगर मत बराबर हो गया ना, लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक हो रही है
और लोकसभा के अध्यक्ष जो है क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अगर मत बराबर हो गया, मान लिया कि दोनों ने बराबर बराबर वोट दे दिया, उपस्थित लोग हैं मात्र 600, कितने लोग प्रेजेंट हुए हैं, मान लीजिए 600 लोग प्रेजेंट हुए हैं, 300 वोट फेवर में या 300 वोट अगेंस्ट में है मान लीजिए। उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, एक वोट दे देंगे तो फेवर वाले का हो जाएगा, या अपना वोट दे देंगे तो इधर हो जाएगा। तो अपना वोट दे के ना किसी एक का फैसला कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ये फैसला उनको, ये शक्ति उनको मतलब दी गई है। अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। सबसे पहले हुआ था 1961 में, और दहेज उन्मूलन के बारे में हुआ था। मैंने डेट ऊपर नीचे कर दिया है, बट ये दहेज उन्मूलन के बारे में था ये, ठीक है। तो इसमें ये पास हो गया था, दहेज उन्मूलन के बारे में 1961 में आया था, ये पास हो गया था। दूसरा नंबर पे आया था ना बैंकिंग सुधार, कितने नंबर पे आया था, 2 नंबर पे। बैंकिंग सुधार वाला आया था 1978 में, इसका भी रेट ऐसे मतलब हो गया था, तो 1978 में ये भी पास हो गया था। तीसरा आया था पोटा के बारे में, जो कि एक आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक तरह से बिल है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेक्टिव के बाहर आता है ये। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं निवारक निरोध कानून एक तरीके से। तो ये 2002 में आया था पोटा, और ये पास हो गया था, ये भी पास हो गया था। और चौथा जो आया था महिला प्रतिनिधित्व को लेके आया था, लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व किस तरीके से कराना है, 33% करना था, लेकिन ये फेल हो गया, ये पास नहीं हो पाया। तो अब तक इतिहास में 4 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई गई है, और 3 चीज़ें पास हो गई है, चौथी चीज़ें पास नहीं हुई है। और जो तीनों पास हुआ है ना, उस तीनों में 1961 में, 78 में और 2002 में, तीनों में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाग लिया था। तीनों में ही वो संसद के रूप में थे, लोकसभा से जीत के वो गए हुए थे तीनों में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आर्टिकल 108 हो गया। अब है आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 बताता है कि धन विधेयक का प्रावधान किस तरीके से किया गया है। जैसे कोई धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, राइट। और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से इसे लाया जाता है। तो पहले ही अनुमति राष्ट्रपति से ले लिया है, तो राष्ट्रपति बाद में मना नहीं कर सकते, पहले अनुमति दे दिए हैं तो, राइट। तो राष्ट्रपति धन विधेयक पे मना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही उनकी अनुमति से ही इसको लाया जाता है। और उनको अनुमति देने के लिए उनको सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति इसको रोक नहीं सकते हैं धन विधेयक को, ठीक है। जनरली मेन तो बात यही है इसमें। अगला है कि सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है धन विधेयक को, सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। और राज्यसभा उसको माने या न माने, उस पर कुछ सुझाव देना चाहे तो सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा की मर्जी है माने न माने। अगर राज्यसभा पास नहीं भी करेगी ना, तो 14 दिन में उसको पास मान लिया जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में हमने जाना ही था कि संयुक्त अधिवेशन इसके बारे में नहीं बुला सकते, कंबाइंड सेशन हम नहीं कर सकते धन विधेयक के बारे में, क्योंकि लोकसभा की मेन शक्ति होती है। राज्यसभा पास नहीं भी करेगा तो 14 दिन में पास मान लिया जाएगा इसे, है ना। अगला है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में बताया गया है मनी बिल की परिभाषा, मतलब धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक क्या होती है, इसकी परिभाषा बताई गई है आर्टिकल 110 में। जैसे बताया गया कि अगर टैक्स है ना, वो टैक्स किस तरीके से लिया जाएगा, कानून के हिसाब से ही लिया जाएगा। मान टैक्स घटाना है, टैक्स बढ़ाना है, या कोई टैक्स ख़त्म करना है, तो कानून बनाना पड़ेगा, कानून सही होगा। सरकार का कोई अगर ऋण है या कर्ज है, ऋण का मतलब होता है कि लोन, और कर्ज का मतलब होता है बोरो, दोनों में फ़र्क होता है। तो अगर कोई ऋण है या फिर कर्ज है, इसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या उसकी परिभाषा होगी। और संचित निधि और आकस्मिक निधि, राइट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है संचित निधि होती है, राइट, कंसोलिडेटेड फंड। तो ये सब के बारे में बताया गया कि किस किस तरीके से काम करेंगे और क्या करेंगे, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 110 में, ठीक है। जैसे कुछ बात यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो जुर्माना लगता है, जुर्माना, या कोई लाइसेंस बनता है तो उसका पैसा, या फिर लोकल टैक्स जो होता है, स्थानीय कर जो होता है, ये सब संचित निधि में नहीं जाते हैं। लेकिन इसके सिवा जितना भी टैक्स का पैसा होता है, जितना भी अलग अलग तरह के टैक्स लिए जाते हैं, जितने भी पैसे होते हैं ना, सारे के सारे पैसे संचित निधि में जाती है, राइट। संचित निधि में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबका पैसा संचित निधि में ही जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि सबका हिसाब होता है, पर सबका पैसा इसी में जाता है। अगला है धन विधेयक। धन विधेयक किसको मानते हैं, जिसमें सिर्फ धन की बात हो, सिर्फ पैसे की बात हो। लेकिन एक होता है वित्त विधेयक। क्या होता है, वित्त विधेयक। उस वाले में धन भी होता है और व्यय भी होता है। व्यय का मतलब खर्च भी होता है, दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे जब आर्टिकल 117 जानेंगे ना, 117 वहाँ पे जानेंगे, राइट। और अगला है आर्टिकल 111। 111 में ना राष्ट्रपति के वीटो पावर है, जेबी वीटो और अलग अलग तरह के वीटो। तो इस सब के बारे में हमने जान लिया था राष्ट्रपति वाले वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख के इसे कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से वीटो की उनकी पावर बताई गई है, राइट।
तो इसको हम दोबारा करके टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे कि ऑलरेडी हमने कर लिया है। और आप में से कोई कर भी रहा होगा तो होपफुली उस सीरीज में ही वीडियो पूरी कर रहा होगा। इसके बाद आर्टिकल 112, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 112 में बताया गया है कि बजट जो प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति खुद नहीं करके वो वित्त मंत्री से करवाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से, ये बात भी वो करवा सकते हैं। ये इसके बारे में बताएगा आर्टिकल 112 में। ठीक है, तो देखिए बजट होता क्या है कि इनकम का और खर्च का दोनों का एक कम्बिनेशन होता है कि इनकम किस तरह से हुआ है उसके बारे में और खर्च जो हुआ है उसके बारे में, दोनों तरीके से उसमें कंबाइन होता है, उसी को बजट बोलते हैं। बजट दो तरीके से होता है, एक होता है अंतरिम बजट और दूसरा होता है आम बजट, जिसको जनरल बजट बोलते हैं। ठीक है, तो अंतरिम बजट जो होती है ना, चुनाव माने कि चुनाव होने वाला है अभी अभी अगले साल, और उसके मतलब उसके पहले वाला आखिरी बार मतलब जो बजट पेश हो रहा है उसके बाद चुनाव आने वाला है, उसको हम अंतरिम बजट बोलते हैं, चुनाव के ठीक पहले वाला। और जो हर साल नॉर्मली बजट होता है उसको आम बजट बोलते हैं हर साल का, जिसको जनरल बजट बोलते हैं। ये होता है आर्टिकल 112 में बताया गया है बजट के बारे में कि बजट पेश करवाना राष्ट्रपति का काम है, तो खुद से करें या फिर मंत्री से करवाएं। तो मंत्री से करवाते हैं, ऐसा मतलब हमारे संविधान के हिसाब से। ठीक है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री से वो करवाते हैं राष्ट्रपति जी। अगला है आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 में बताया गया है कि इसका प्रकलन मतलब एस्टीमेट हिसाब किस किस तरीके से रखना है, जो खर्च हुआ है उसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल आप इसे देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद आर्टिकल 113 विनियोग के बारे में है, अप्रोप्रिएशन के बारे में कि संसद से पैसा निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा संसद को, संसद किस तरीके से पैसा निकालेगी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के, इसके बारे में बताया गया है। राइट, फिर इसके बाद है आर्टिकल 115, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानिए कि कोई एक पुल बन रहा है, यहाँ पे एक रोड है। ठीक है, मैंने कि एक रोड है ये, ठीक है, एक रोड है और यहीं से हम एक ओवर ब्रिज बना रहे हैं। ठीक है, एक ओवर ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, और इस ओवर ब्रिज को बनाने में हमने उम्मीद किया था कि 500 करोड़ रुपया लगेगा, और इसके लिए पास हो गया था, और ये 500 करोड़ रुपया में काम नहीं हुआ, बनते बनते लेट लग गया और 50 करोड़ रुपया और लग रहा है, 50 करोड़ रुपया और लग रहा है। तो इसी को अतिरिक्त खर्च बोलते हैं, और ये आर्टिकल 115 का यूज़ करके अगर खर्च बढ़ गया है तो उसको निकाला जा सकता है। इस तरह की चीज़ों के लिए बनाया गया आर्टिकल 115 कि अतिरिक्त खर्च है तो उसको निकाला किस तरीके से जा सकता है, उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 115 में। अगला है आर्टिकल 116, इसको बोलते हैं लेखानुदान। इसमें क्या होता है आर्टिकल 116 में कि इसमें सिर्फ खर्च दिखाया जाता है कि कितने तरीके से कब कब कैसे कैसे खर्च हुआ है। ठीक है, तो खर्च ना जनरली दो तरीके से है। खर्च कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से। एक होता है योजनागत खर्च, जिसमें अलग अलग कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है, कोई मेंटेनेंस कार्य होता है, या कोई भी एक जो डेली रूटीन का काम होता है हर साल का जो होता है वो चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें आती हैं योजनागत खर्च में। प्लान्ड पहले से ही होता है ये। एक होता है अनप्लान्ड, जो पहले से प्लान नहीं किया गया है, अभी अभी हो रहा है, अचानक से हो जाता है, गैर योजनागत खर्च। जैसे कि मानिए कि अभी भारत का चीन के साथ कोई दिक्कत हो गया तो वहाँ पे बहुत सारा खर्चा हो गया रक्षा के लिए। पाकिस्तान से कभी कुछ हो जाता है, वहाँ खर्चा हो जाता है। राइट, तो इस तरह की चीज़ें। अब अनुदान, किसी किसी को हमें हेल्प करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले नेपाल में भूकंप आ गया था तो भारत ने हेल्प किया काफ़ी सारा। श्रीलंका में कुछ हो जाता है फिर भारत वहाँ हेल्प करता है। भूटान में कुछ होता है तो भारत हेल्प करता है। मालदीव में कुछ हो गया था अभी तो फिर वहाँ भी भारत ने हेल्प किया था। तो ये जो भी पैसे हैं इसके बारे में हमने सोचा नहीं था ना कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर ऐसा हो गया। तो इसके बारे में भी ये गैर योजनागत खर्च होते हैं। सबका सिर्फ खर्च के उपाय मतलब इसमें रखते हैं आर्टिकल 116 में। लेखानुदान होते हैं तो पूरा खर्च का हिसाब रखते हैं इसमें। और भारत में मानिए कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया हमारे ही देश में, तो वहाँ भी हमें अचानक से खर्च करना पड़ता है बहुत सारा। तो ये सब होता है गैर योजनागत खर्च, तो इन सब के बारे में यहाँ पे रखा जाता है। राइट, अब यहाँ पे आर्टिकल 117 को अच्छे से समझना आप। इसमें वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल के बारे में बताया गया किस किस तरीके से होगा। देखिए दो तरीके से होते हैं, आर्टिकल 117 का ए और 117 का बी, ये दो तरीके से है। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, हो जाएगा क्या? ठीक है, इतना तो हो जा रहा है, इतना ठीक है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो देखिए सबसे पहले कि जो ये वाला और ये वाला दोनों में खास फर्क नहीं है, बस एक ही चीज़ का फ़र्क है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाते हैं, ये ए वाला भी और बी वाला भी। और जो ए वाला है ना सिर्फ लोकसभा से शुरू होता है, लेकिन ये जो बी वाला है ना किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है, बस यही फ़र्क है इसमें। और राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, राज्यसभा चाहे तो इसको अस्वीकार कर सकती है, राज्यसभा को ये शक्ति होती है। ए 117 ए वित्त विधेयक अलग होता है, मनी बिल अलग होता है। ठीक है, धन विधेयक अलग होता है, वित्त विधेयक है ये, और इसको भी राज्यसभा चाहे तो अस्वीकार कर सकती है। इसके ऊपर कंबाइन सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन हो सकता है इस वाले के ऊपर, और इस वाले के ऊपर भी संयुक्त अधिवेशन हो सकता है।
तो यहाँ पे भी यही पता चलता है कि अगर संयुक्त अधिवेशन होगा तो हमेशा जीत किसकी होगी, लोकसभा की होगी, क्योंकि लोकसभा की संख्या 550 है, 552 है, मतलब दो मिला देंगे एंग्लो इंडियन को तो, और राज्यसभा की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन अभी तो 245 ही है सबको मिला के। इसीलिए इसमें क्या है कि जीत होने का जो ज़्यादातर संख्या है वो किसी का है, मतलब कि लोकसभा का ही होने का तय है। तो संयुक्त अधिवेशन बताया गया है, लेकिन 117 का ए और 117 का बी, ये दोनों में फ़र्क क्या है आप यहाँ पे इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आर्टिकल 118, इसमें बताया गया संसद की प्रक्रिया के बारे में, समितियाँ कौन कौन सी होगी, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे, क्योंकि बहुत तरह की समितियाँ हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। मेन मैं यहाँ बता देता हूँ। सेक्टर 18 में है प्रक्रिया के बारे में, 19 में इससे जुड़ा हुआ चीज़ की प्रक्रिया होगी और किस किस तरीके से वो काम करेगी उसके बारे में। ठीक है, कि वो सारी जो समितियाँ होगी वो किस किस तरीके से काम करेंगी। राइट, फिर आता है आर्टिकल 120, इसमें बताया गया कि संसद में भाषा कौन कौन से प्रयोग की जाएगी। हिंदी और इंग्लिश के बारे में बताया गया है, इंग्लिश और हिंदी होगा, लेकिन अगर कोई चाहता है कि अपनी स्थानीय भाषा में बोले, रीजनल भाषा में बोले, तो इसके लिए उसके पास कुछ ऑप्शन है। उसके पास ऑप्शन यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे अगर कोई अपनी स्थानीय भाषा में बोलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, उससे स्पीकर से, अगर लोकसभा में है तो, राज्यसभा में है तो सभापति से उसे परमिशन लेना होगा, आज्ञा लेना होगा। अगर वो इजाज़त दे देते हैं फिर उसके बाद वो चाहे तो अपनी रीजनल भाषा में बोल सकता है या बोल सकती हैं, जो भी हैं इस तरीके से। राइट, तो इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 120 में कि संसद की भाषा किस तरीके से होगी, क्या क्या होगी। फिर आता है आर्टिकल 121। आर्टिकल 121 में बताया गया है कि संसद में चर्चा पर रोक है कुछ विषयों को लेकर, जैसे कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो उसके आचरण पे या वो कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इसके बारे में चर्चा संसद में नहीं कर सकते। इसके बारे में आर्टिकल 121 में बताया गया है। और फिर इसी के अपोजिट में 122 में है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी चर्चा नहीं कर सकता, ठीक है, संसद के बारे में, कि संसद के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में। तो यहाँ पे हो गया सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, दोनों टांग नहीं अड़ाएंगे, मतलब कोई भी आचरण पे चर्चा नहीं कर सकते संसद के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में बताया गया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होगी, इसीलिए यही आर्टिकल उसी को प्रूव करता है, आर्टिकल 121 और 122, कि आर्टिकल 50 को ही एक मतलब से, मतलब कि यहाँ पे पूरा कर रहा है। क्या पूरा कर रहा है आर्टिकल 50 को, किस तरीके से? आर्टिकल 50 में बोला गया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होगी, तो यही 121 क्या कर रहा है, बता रहा है कि संसद में चर्चा नहीं कर सकते जजों के बारे में, और उन जजों को भी बोल रहा है कि आप संसद के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, मतलब आप अपना काम कीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला है 123 को लेकर। तो आर्टिकल 123 में अध्यादेश है, और इसके बारे में हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में जान ही लिया है कि किस किस तरीके से अध्यादेश राष्ट्रपति जी जारी करते हैं। तो ये हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में जान लिया था कि अध्यादेश वो जारी करते हैं जब कार्यकाल नहीं चल रहा हो तो, और एक बार अध्यादेश जारी करते हैं तो 6 माह तक लागू रहता है। और जब संसद जो चाहे, जब संसद का कार्यकाल शुरू हो जाता है, मतलब कि सत्र शुरू हो जाता है, तो उस सत्र के दौरान उनको 6 हफ्ते का टाइम मिलता है, मतलब 42 दिन का टाइम मिलता है। 42 दिन के अंदर में अगर उसे पास कर देते तो कानून बन जाता है, वरना वापस हो जाता है। तो इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में जान लिया था राष्ट्रपति वाले वीडियो में, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे देख के आप इसे क्लियर कर सकते हैं। अब बात है संसदीय समितियों के बारे में। देखिए, संसद की जितनी भी समितियाँ हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 118 में है, मैं बाद में बताऊँगा, तो इस बारे में हम अभी जान लेते हैं 118 में इसके बारे में। तो इससे गठन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, संसद की समितियों का गठन आर्टिकल 118 के द्वारा। और इसकी गठन कौन करते हैं? अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। और साथ ही साथ इन सब का जो रिपोर्ट आता है इन्हीं के पास आता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही आता है। तो देखते हैं कौन कौन सी समितियाँ होती है और किस तरीके से काम करती है यहाँ पे। सबसे पहले हैं, कुछ समितियाँ होती हैं वो फाइनेंशियल रूप से काम करती हैं। जैसे 3 समितियाँ कौन कौन सी है? पहला है प्रकलन समिति, इसको एस्टीमेट समिति, आकलन समिति भी बोलते हैं। दूसरा है लोक लेखा समिति, और तीसरा है लोक उपक्रम समिति, इसको सरकारी उपक्रम समिति भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये समितियां हैं। इसके तीनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे थोड़ा बाद में, पहले यहाँ पे जान लेते हैं कुछ और समितियाँ। कुछ होती हैं विभागीय समितियाँ। ये विभागीय समितियाँ अलग अलग विभाग के लिए बनती हैं और फिर उसे ख़त्म कर दी जाती हैं। राइट, अगला है कि जांच समिति। जांच समिति ना जनता की समस्या के लिए बनी होती है, और ये अपना रिपोर्ट, कोई भी जनता की समिति है, मतलब जनता की समस्या है पब्लिक इंटरेस्ट की, उसके लिए बनाई जाती है, और फिर अपना रिपोर्ट सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या होता है, एक होती है सदन समिति। ये जो संसद लोग हैं ना, उनके लिए कानून बनाती है कि उनको किस तरीके से रहना है, क्या करना है। मेरे ख्याल लोग अच्छे से कानून बनाते ही नहीं है इसके बारे में, इतना शोर शराबा करते, इतनी गंदी तरीके से वहाँ पे मतलब माहौल लगता है नहीं कि वहाँ पे मतलब कि इस तरह से अच्छा सा है, राइट। और समय का निर्बाधन भी करती है कि किस किस तरीके से उनको काम करना है। तो ये सदन समिति का काम होता है। एक होता है अन्वेषण समिति, ये SC ST के लिए जो है स्पेशली बनाई जाती है कि उनके सुधार के लिए क्या काम किया जाए, किस तरीके से किया जाए, राइट। और फिर होती है एक सेवा समिति, ये संसदों के लिए ही होती है। ये सेवा समिति बड़ा अच्छे से काम करती है। सेवा समिति क्या करती है कि संसदों को वेतन किस तरह से देना है, भत्ता किस तरीके से देना है, उनका आवास मतलब घर किस तरह से उनको मिलना चाहिए, इस सब के संसदों के लिए, इस सब के लिए सेवा समिति काम करती है, ठीक है। तो ये तरीके से होती है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे ये सब अस्थायी समितियाँ हैं। तीनों को तीनों समितियाँ कैसी हैं, अस्थायी समिति हैं, परमानेंट समिति है, तीनों समिति होती ही होती हैं। अगर कोई अस्थायी समिति हम बनाते हैं ना, अस्थायी समिति, तो उसमें अधिकतम संख्या 40 हो सकती है। अस्थायी समिति में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 40, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रकलन समिति के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से। प्रकलन समिति का अगर कोई सदस्य बनता है तो सिर्फ संसद बन सकते हैं, लेकिन कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। कोई भी मंत्री प्रकलन समिति, एस्टीमेट समिति, आकलन समिति, तीनों नाम इसी का है, प्रकलन, आकलन, एस्टीमेट, ध्यान रखना है आपको। और ये बजट के तुरंत बाद इसको बनाया जाता है, हमेशा इसको मतलब दोबारा से गठित किया जाता है। और ये मेन काम क्या करता है, अल्प व्यय को रोकता है, मतलब फालतू का जो खर्च है, अननेसेसरी जो स्पेंड्स हैं, उन सबको रोकता है ये, ठीक। प्रकलन समिति का जो गठन है ना 1950 में किया गया था, और ये सबसे बड़ी अस्थायी समिति है क्योंकि इसमें संख्या जो है 30 लोगों की होती है। कितने लोगों की होती है, 30। और ये 30 के 30 सदस्य जो होते हैं सिर्फ लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते एक भी मेंबर इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे बड़ी अस्थायी समिति होती है। दूसरी समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है ना, इसकी जुड़वा बहन है, प्रकलन समिति की जुड़वा बहन है, इसको बोला जाता है, राइट। और ये CAG की रिपोर्ट की जांच करती है। वैसे CAG रिपोर्ट जो है इनको नहीं मिलता है, CAG जो है अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं क्योंकि पद की गरिमा है एक तरीके से, ठीक है, इसलिए उनको देते हैं। और ये जो लोक लेखा समिति है, इसका गठन हुआ था 1921 में, मतलब कि तब से चल रही है। और ये सबसे पुरानी समिति है अगर हम संसद की बात करें तो इसमें, राइट। इसमें लोकसभा का सदस्यों की संख्या 15 होती है और राज्यसभा का सदस्यों की संख्या 7 होती है, मतलब टोटल 22 सदस्य इसमें होते हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है 1967 से ही विपक्ष के नेता करते हैं, जो विपक्ष के नेता होते हैं। इस समय तो हालांकि कोई भी पार्टी विपक्षी पार्टी है ही नहीं। विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कम से कम 10% सीट होना जरूरी है, और ऐसा किसी भी पार्टी के पास इस समय इकलौते पार्टी के रूप में नहीं है, राइट। बीजेपी को छोड़ के, तो बीजेपी तो खैर सरकार में ही है। तो यही है यहाँ पे कि कोई भी पार्टी विपक्षी पार्टी इस समय नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता को ही जनरली बनाई जाती है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। और ये बहुत सारे खुलासे किया है इसने, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला 2G वाला, साथ ही साथ कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, इन सब के बारे में जो जांच है लोक लेखा समिति ने किया था। और मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे आई थिंक उस टाइम में, जिसकी इन्होंने खुलासा किया था इसका। अगला है सरकारी उपक्रम समिति यानी कि लोक उपक्रम समिति। इसका गठन 1964 में हुआ था। इसमें लोकसभा का सदस्यों की संख्या 15 और राज्यसभा का सदस्यों की संख्या 7 होती है। जैसा कि आप जानते हैं कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। और इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, और इसमें भी 22 ही होते हैं, और इसमें 30 होते हैं प्रकलन वाले में। तो इसमें क्या होता है कि सरकारी कंपनियां हैं जितनी, उन सब की जांच की जाती है। सरकारी कंपनियों की इसमें जांच की जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि सरकारी कंपनियों की इसमें जांच की जाती है लोक उपकरण समिति के द्वारा, राइट। तो यहाँ पे लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ये हमारा राज्यसभा के अंदर की तस्वीर है, ये लोकसभा के अंदर की तस्वीरें हैं, और ये हमारा बाहर से दृश्य है लोकसभा का, और ये अंदर से है। और ये नया संसद जो हमारा 2026 से नया संसद जो है इसमें रहेगी, राइट। अब इसको कब ट्रांसफ़र किया जाते हैं, हो सकता है पहले ही कर दिया जाए, पर 2026 तक का टाइम दिया गया है। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यूज़ के साथ, मतलब किसी और टॉपिक के साथ में, राइट। सो टिल देयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पे जो सदन दिख रहे हैं ना, ये HD देवगौड़ा है, ये HD देवगौड़ा है। ये एक भारत के प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए रह चुके हैं। तो चलिए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।